कहाँ से अरेंज किए। ठीक है। तो आज से आज आप जान लीजिए, अगर कोई भी, ठीक है, इन मोबाइल में तो उतना नहीं रहता है। आप नियम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा चीज़ें लिखा है कि आप फ्रीज खरीदेंगे वो भी बताना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली ये है कि अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं या कोई इमोबाइल प्रॉपर्टी अगर खरीदते हैं तो वो ज़रूर इंटीमेट कर दीजिए, क्योंकि बाद में पता चलने पे उसके लिए आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए जब कभी भी कोई इमोबाइल प्रॉपर्टी आप खरीदिए तो उसके लिए इंटीमेट ज़रूर कर दीजिए। या कोई हाई वैल्यू आइटम अगर आप खरीद रहे हैं, जैसे कोई गाड़ी, मतलब ये इवन कि अगर आप बाइक भी खरीद रहे हैं तो इंटीमेट कर देने में कोई बुराई नहीं है। आप बाइक खरीद रहे हैं, आप इंटीमेट कर दीजिए। उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है कि हाँ मैं बाइक खरीद रहा हूँ। एक ये भी जान लीजिए, रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज। ठीक है। नो रेलवे सर्वेंट शैल इंटर इनटू और कॉन्ट्रैक्ट ए मैरिज विथ ए पर्सन हैविंग स्पाउस लिविंग। मतलब आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी पहली बीवी लाइव है, जिंदा है, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। जैसे मुस्लिम एक्ट में है कि वो 4 शादियां करना, मुस्लिम एक्ट मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड उनको अलाउ करता है, लेकिन रेलवे उनको भी दूसरी शादी करना अलाउ नहीं करता है। ठीक है। तो कोई मुस्लिम भी एक रेलवे सर्वेंट रहते हुए 2 शादियां नहीं कर सकता है। इसीलिए कोई भी रेलवे सर्वेंट अगर पहली बीवी है तो दूसरी शादी वो नहीं कर सकता है। नो रेलवे सर्वेंट हैविंग ए स्पाउस लिविंग शैल इंटर इनटू और कॉन्ट्रैक्ट ए मैरिज विथ एनी पर्सन। कोई भी टॉक्सिस टॉक्सिसेटिंग ड्रिंक या ड्रग आप नहीं ले सकते हैं। ऑन ड्यूटी अगर पकड़े गए तो आपको मेजर पेनाल्टी चार्जशीट इशू किया जाएगा। अब लीव पे आ जाते हैं। राइट टू लीव। लीव कैन नॉट बी क्लेम एज ए राइट। आपकी जो लीव है वो आपका अधिकार नहीं है। यू कैन नॉट क्लेम एज ए राइट। लीव ऑफ एनी काइंड में बी रिफ्यूज्ड और रिवोक्ड बाय द अथॉरिटी competent टू ग्रांट इट। आपकी लीव जो भी सैंक्शन करने का जिसको अथॉरिटी है वो आपकी लीव को रेगुलेट कर सकता है, but it shall not be open to that authority to after the kind of leave due are applied for except at the written request to the railway servant। आप कोई भी लीव आपको चाहिए, आपको रिटर्न में रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो अथॉरिटी आपकी लीव सैंक्शन करती है उसको पूरा अधिकार है कि आपके लीव को वो रेगुलेट कर दे। इसलिए आपका लीव राइट नहीं बनता है कभी भी। कौन कौन से लीव रहते हैं? टाइप ऑफ लीव है। रेगुलर लीव जो है LAP, LHAP, कम्यूटेड सिक लीव, लीव नॉट ड्यू। LAP मतलब आपको साल में 30 दिन का LAP मिलता है फुल पेमेंट का। LHAP आपका जो हाफ पे लीव मिलता है जिसको कि सिक लीव बोलते हैं। कम्यूटेड सिक लीव मिलता है लीव नॉट ड्यू। मतलब जैसे अगर किसी के पास लीव नहीं रह गया, एक्सट्रीम इमरजेंसी कंडीशन में वो भी लीव मिलता है, मतलब या विदाउट पे कह लीजिए। पैटर्निटी लीव, जितने मेल एम्प्लॉय हैं इनको
पहले 2 बच्चों के लिए पैटर्निटी लीव 15 दिन का मिलता है। और ये लीव ये है कि इसको आपका जो जिसको सैंक्शन अथॉरिटी है वो इसको रेगुलेट नहीं कर सकता है। आपकी जो पैटर्निटी लीव है ये सैंक्शन लीव है, उसको कोई रेगुलेट नहीं कर सकता है। मैटरनिटी लीव जो फीमेल एम्प्लॉई हैं उनके लिए 6 महीने के लिए मैटरनिटी लीव मिलता है। हॉस्पिटल लीव, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, स्टडी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और चाइल्ड केयर लीव, ये इतनी टाइप की छुट्टियां होती हैं। चाइल्ड केयर लीव फीमेल को मिलता है, मेल को नहीं मिलता है। स्टडी लीव उस टाइम पे कुछ लोग पूछ रहे थे कि स्टडी लीव, तो स्टडी लीव मिलती है। LAP account of all the railway servants should be credited with 30 days every year। ये हर साल जो है आपके अकाउंट में 30 दिन का आता है, लेकिन ये 6-6 महीने पे ऐड होता है। मतलब 1 जनवरी और 1 जुलाई को आपके अकाउंट में 15-15 दिन की LAP क्रेडिट हो जाती है। दिस शुड बी डन इन 2 इंस्टॉलमेंट, 15 days ऑन द 1 January एंड 15 days ऑन द 1 July एवरी ईयर। हर साल जो है आपका ये 1 जनवरी और 1 जुलाई को आपके अकाउंट में 15-15 दिन की LAP क्रेडिट कर दी जाएगी। To be reduced by 1/10 of the period of extraordinary leave available during the previous half year, subjected to maximum of 15 days। आप 15 दिन की मैक्सिमम छुट्टी ले सकते हैं। ज्वाइनिंग इन बिटवीन 2.5 days पर मंथ, जैसे अगर अभी आपने सितंबर में ज्वाइन किया तो आपको LAP इस साल की 15 दिन की नहीं मिलेगी। कितनी LAP मिलेगी? वो 2.5 days पर मंथ मल्टीप्लाई किया कर लीजिए कि आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीना होता है, तो आपको जो लीव मिलेगी 10 दिन की LAP मिलेगी इस साल की। अगले साल से फिर आपका मतलब 15 दिन क्रेडिट होगा, लेकिन इस साल का आपको 10 दिन का ही मिलेगा। मैक्सिमम LAP जो आपके अकाउंट में रह सकता है वो 300 दिन है। 300 दिन से ज़्यादा जो होगा LAP वो जून 30 जून को और 31 दिसंबर को लैप्स कर जाएगा। जैसे अगर आपके अकाउंट में 300 दिन का LAP है, अब अगले महीने जो LAP आएगा वो आपका 315 हो जाएगा। वो जुलाई तक अगर आपने 30 जून तक अगर आपने 15 दिन की छुट्टी आपने अवेल नहीं की, तो फिर जब 1 जुलाई आएगी तब आपका 330 नहीं होगा, फिर अगेन 315 हो जाएगा। वो 15 दिन आपने लिया या नहीं लिया वो माइनस हो जाएगा। अगर आपने ले लिया है, 15 दिन से ज़्यादा लिया है, तो आप 29 मतलब 300 के नीचे चले जाओगे। लेकिन अगर आप 15 दिन से कम लिया, मान लीजिए आपने 5 दिन की लीव ली, तो जब आप 1 जुलाई को आओगे तो वो 10 दिन और 15 दिन ये 325 नहीं होगा, आपके अकाउंट में 300 ही रहेगा, सॉरी 315 रहेगा। अगेन अगर 31 दिसंबर तक ये नहीं अवेल किया तो फिर 1 जनवरी को आपका ये 315 हो जाएगा। इस तरीके से कि मतलब ये 300 के ऊपर आपका अकाउंट में नहीं रहेगा, ऐड होगा, लेकिन वो 15 दिन ये सॉरी 6 महीने बाद वो जो 15 दिन मिलेगा वो 15 दिन अगर आपने अवेल नहीं किया तो लैप्स हो जाएगा। एक चीज़ ये भी है कि जिसके अकाउंट में वो 300 दिन इसलिए दिया गया है कि आप जब रिटायर होते हैं लोग, उस टाइम पे उनको 300 दिन का पेमेंट दिया जाता है। पेमेंट मतलब आपका जो बेसिक प्लस DA उस टाइम का, आज का नहीं, जिस दिन आप रिटायर होंगे उस दिन का जो आपका बेसिक रहेगा वो बेसिक प्लस DA मिला करके आपको 300 दिन का पेमेंट दिया जाता है। 300 दिन अगर है तो 300 दिन, या उससे कम है तो फिर आपको कम मिलेगा। Maximum leave that can be granted at one time is 120 days, but in case the leave is to be spent out of India, except
Myanmar, Sri Lanka, Nepal and Pakistan, then it can be up to the extent of 180 days. आपको मैक्सिमम जो है 120 दिन की छुट्टी दी जा सकती है. The workshop staff may be allowed to take leave for half a day with pay or without pay. जो वर्कशॉप आप ओपन लाइन में है इसलिए आपको यहाँ पे हाफ डे लीव नहीं मिलेगी. वर्कशॉप में है कि हाफ डे लीव मिल जाती है. आपका जो हाफ पे लीव मिलता है, मतलब जिसको मेडिकल लीव कहते हैं, वो साल भर में आपको 20 मिलता है. ये भी आपका 10 दिन का ऐड होता जाता है. लीव ऑन हाफ एवरेज पे. कम्यूटेड लीव. Commutation of half pay leave should be allowed where leave is required for an approved course of study and up to a maximum of 180 days of half pay leave during entire service. आप 180 डेज का हाफ पे लीव ले सकते हो भी स्टडी लीव के लिए. बाकी टाइम पे जो स्टडी लीव का मिलता है वो आपका नॉर्मली लोगों को विदाउट पे ही मिलता है. Leave not due. A permanent railway servant may be granted leave not due on half average for a period not exceeding 360 days in all on medical certificate and shall be limited to the leave on half average pay he is likely to earn thereafter. This leave is granted in advance of its being earned and is debited against the leave on half pay to be earned on resumption of duty. आपको मैक्सिमम 360 दिन का लीव दिया जा सकता है जो हाफ पे लीव मिलती है. उसके ग्राउंड रहेंगे, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट आप देते हैं तो मेडिकल ग्राउंड पे मिल सकता है. मैटरनिटी लीव. Existing ceiling of 135 days maternity leave is enhanced to 180 days. मैटरनिटी लीव जो मिलता है पहले 135 था, अभी वो 180 डेज कर दिया गया. ये फीमेल एम्प्लॉइज को मिलता है. ये आप मतलब जो एम्प्लॉय है उसके अकाउंट से ये एक मैटरनिटी लीव अलग होता है, ये कहीं से डेबिट फिर नहीं होगा. Such leave is not debited to the leave account of the employee. Leave of the kind due including commuted leave for a period not exceeding 60 days and leave not due may also be granted. चाइल्ड केयर लीव CCL जो मिलता है ये वुमेन एम्प्लॉय के लिए है. वो 2 साल तक मतलब 730 दिन तक ले सकते हैं. चाइल्ड केयर लीव आपको मिलेगा नहीं. पैटर्निटी लीव. A male railway servant with less than 2 serving children may be granted paternity leave for a period of 15 days during the confinement of his wife. This leave may be granted 15 days before childbirth and up to 6 months thereafter. मतलब ये डिलीवरी के 15 दिन पहले से ले करके डिलीवरी के 6 महीने बाद तक आप कभी भी पैटर्निटी लीव ले सकते हैं. जरूरी नहीं है कि डिलीवरी होने के तुरंत बाद ही आप पैटर्निटी लीव लीजिए. आप विद इन 6 मंथ कभी भी वो पैटर्निटी लीव आप ले सकते हैं. सर ट्रेनिंग में मिल सकती है क्या ये लीव? हाँ, ट्रेनिंग में मिल सकती है क्या? अभी ट्रेनिंग में कोई पूछा था, ये पूछना पड़ेगा क्योंकि ट्रेनिंग के लिए आपको ऑडियो को ऑन करके रखा है. ऑडियो बंद कीजिए. ट्रेनिंग में मिलेगा कि नहीं ये पता करना पड़ेगा क्योंकि कहीं लिखा मिला नहीं कि ट्रेनिंग्स को ये लीव मिलेगी कि नहीं मिलेगी. क्यों ट्रेनिंग में अभी जरूरत पड़ेगी क्या? जी सर. अच्छा,
पता करना पड़ेगा फिर कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके सर, ठीक। ये मतलब डिलीवरी के 15 डेज पहले से लेकर के विद इन 6 मंथ मिलता है। स्टडी लीव, this leave is granted when there is direct and close connection with the sphere of his duties. It is likely to improve his ability as railway servant. It is advantageous to government from the point of view of public interest and related to the duties of railway servant. It is liberally granted particularly to doctors, scientists and technical staff. देखिए आपको जो स्टडी लीव मिलती है मिलेगी अगर, तो उसमें ये देखा जाएगा कि आपकी पढ़ाई से रेलवे को फ़ायदा है कि नहीं। अगर आपकी पढ़ाई से रेलवे को फ़ायदा है तभी वो स्टडी लीव दी जाएगी। मतलब आपकी पढ़ाई से अगर रेलवे को कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर स्टडी लीव वो मना कर सकता है। मना तो कभी भी कर सकता है, लेकिन यही कि अगर आपकी पढ़ाई, आपने जो स्टडी लीव जिसके लिए मांग रहे हो उससे अगर रेलवे को फायदा तभी वो मिलेगा। Study leave shall not be granted unless it is certified by the authority competent to grant leave. The proposed course of study or training shall be of definite advantage from the point of view of public interest. It is for prosecution of studies other than academic or litigancy subject. Medical officers may grant a study leave for, हाँ जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए अलग है, टेक्निकल को भी मिलता है, लेकिन ये है कि आप उसमें ये होना चाहिए कि आपको लीव देने से रेलवे को फायदा होना चाहिए। कब मिलेगा वो है, दिस लीव कैन बी ग्रांटेड टू ए रेलवे सर्वेंट हु हैज सेटिस्फैक्टरी कंप्लीटेड पीरियड ऑफ प्रोबेशन ट्रेनिंग and has rendered not less than 5 years regular continuous service including the period of probation training. ट्रेनिंग को लेकर के आप 5 साल की नौकरी करने के बाद ही आपको स्टडी लीव मिलेगी, उसके पहले स्टडी लीव नहीं मिलेगी। हु इज़ नॉट ड्यू फॉर सुपरविजन विद इन 3 ईयर, उसमें यह है कि स्टडी लीव उसी को मिलेगी जिसका रिटायरमेंट अगर 3 साल बाकी है उसको भी नहीं मिलेगा, 3 साल से ज़्यादा रिटायरमेंट होना चाहिए। Who executes the bonds for a period of 3 years to serve the government after return from the study leave. स्टडी लीव से वापस आने के बाद ये भी है कि आपको कम से कम 3 साल तक रेलवे की सेवा करनी पड़ेगी। स्टडी लीव मिल कितनी सकती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव ऑर्डिनरी 12 मंथ एट एनी वन टाइम, 12 महीने का एक बार आप ले सकते हैं। ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस 24 मंथ इन ऑल। स्टडी लीव शैल नॉट डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट ऑन द रेलवे सर्वेंट। आपका जो स्टडी लीव है ये और किसी अकाउंट से माइनस नहीं होगा। Hospital leave is granted to all classes of railway servant except gazetted officers when they are under medical treatment for injuries sustained on duty. इसको बोलते हैं इंजर्ड ऑन ड्यूटी, IOD बोलते हैं अक्सर, कि अगर कोई एम्प्लॉई काम करते हुए अगर उसको चोट लग गई तो उसको इंजर्ड ऑन ड्यूटी मतलब लीव मिलती है। उसमें वो हॉस्पिटल में रहेगा तो हॉस्पिटल लीव, और अगर एडमिट नहीं होता है उसको घर भेज दिया जाता है कुछ ट्रीटमेंट दे करके, तो भी उसको IOD मिलता है, इंजर्ड ऑन ड्यूटी की छुट्टी मिलती है।
The fact that the injuries were the result of carelessness of the part of the employee is immaterial. 120 days on leave salary equal to leave on average pay is admissible subjected to such case are being reviewed by a medical superintendent and concurred by the senior divisional account officer at associate account officer. 120 दिन की लीव फुल पे लीव मिल जाएगी, एवरेज पे लीव जो रहती है, लेकिन आपके अकाउंट से माइनस नहीं होगा, मतलब आपको इंजर्ड ऑन ड्यूटी के लिए पेमेंट मिलेगा पूरा, लेकिन आपकी छुट्टी नहीं जाएगी, लेकिन वो 120 दिन तक का ही है। ये और किसी लीव से काउंट हो जाएगा। टोटल लीव डज नॉट एक्सीड 28 months. Hospital leave is not admissible to an employee from the date he is declared permanently unfit to service. अगर किसी एम्प्लॉय को रेलवे ने अनफिट कर दिया, परमानेंटली अनफिट कर दिया फॉर रेलवे सर्विस, तो उसके लिए हॉस्पिटल लीव जिस दिन डिक्लेयर करेगा उसके बाद से उसको हॉस्पिटल लीव नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर किसी को रेलवे के डॉक्टर तो उसके बाद में उसको कंपनसेशन ग्राउंड पे उसके नेक्स्ट ऑफ किन को नौकरी देनी पड़ती है रेलवे को। इसीलिए रेलवे किसी को परमानेंटली मेडिकली अनफिट नहीं करता है जल्दी, उनका कैडर चेंज कर देता है, लेकिन परमानेंटली मेडिकली अनफिट जल्दी नहीं करता है कि मतलब नाउ यू आर नॉट फिट फॉर रेलवे सर्विस। ठीक है, आवाज आ रही कि नहीं मेरी? Yes, हाँ sir. सर, आ रही है। भूख तो नहीं लग गई? नो सर। No, sir. स्पेशल डिसेबिलिटी, ठीक है, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव क्या चीज, क्या बोल रहे हो? बोला सर पढ़ाइए, 2 बजे खाना खा लेंगे। अरे नहीं, इतना देर तक बोल पाना, तुम लोग तो चुपचाप सुन रहे हो ना, हमको तो बोलना पड़ता है ना। हमको तो बोलने में मेरी एनर्जी लॉस होती है। ठीक है सर, जैसे आप ठीक सर। ठीक है, देखते हैं। स्पेशल डिसेबिलिटी लीव होती है, द पीरियड ऑफ लीव दैट कैन बी ग्रांटेड शैल बी सच एज इज सर्टिफाइड बाय द अथॉरिटी मेडिकल ऑफिसर सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 24 months। मतलब 24 महीने की अगर कोई मेडिकल ऑफिसर लिख के देता है तो मिलती है। इसमें आपको एपीएल मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलती है। दिस लीव इज ग्रांटेड when no other leave is admissible and when railway servant applies in writing for the grant of extraordinary leave. Extraordinary leave cannot be granted in excess of the following leave: 3 months without medical certificate. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव तभी मिलती है जब आपके पास कोई लीव ना रह जाए, उसके लिए आपको रिटर्न देना पड़ेगा, और 3 महीने के लिए किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 6 months विथ मेडिकल सर्टिफिकेट, 18 months फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, लेप्रोसी, कैंसर एटसेट्रा, 24 months फॉर प्रोसीडिंग हायर स्टडी with 3 year continuous service along with a bond for 3 years supported by two securities। ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब 3 महीने के लिए आपके पास कोई लीव नहीं है तो 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको लीव मिल सकती है। 6 months लगेगा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के ग्राउंड पे। 18 months है अगर किसी को इस टाइप की कोई बीमारी हो जाती है उसके लिए, और 24 months है स्टडी लीव के लिए। रेगुलर लीव क्या क्या है आपका? LAP, LHAP, कम्यूटेड सिक लीव और लीव नॉट ड्यू।
आपका LAP मैक्सिमम 120 डेज, 180 डेज एक्स इंडिया मिलता है, 24 मंथ हाफ पे लीव मिलता है, commuted sick leave not exceeding half the amount of half medical leave। कम्यूटेड सिक लीव का मतलब होता है जैसे किसी के पास अगर LAP मतलब फुल पे वाला नहीं रहता है तो लोग सिक लीव भर के देते हैं और उसका डबल उनके अकाउंट से माइनस होता है। जैसे 15 दिन का मेडिकल लीव दिया तो 30 दिन का लीव माइनस होगा और आपको हाफ पेमेंट ना मिलके फुल पेमेंट मिल जाएगा। लीव नॉट ड्यू ये मैक्सिमम 360 डेज मिलता है। जो स्पेशल लीव है वो आपके मैटरनिटी लीव है 180 डेज के लिए, पैटर्निटी लीव है 15 दिन के लिए, हॉस्पिटल लीव है 28 मंथ अदर देन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। स्पेशल डिसेबिलिटी लीव है वो 24 मंथ टू ऑल ग्रुप ए बी सी डी सब के लिए। स्टडी लीव है ये आपके 24 मंथ 12 मंथ एट ए टाइम। Study leave for doctor up to 36 months for PG after 5-year regular service and 2 sureties to serve for minimum 3 year on return। वो है कि जब वो वापस आएगा तो 3 साल तक नौकरी करेगा। कैजुअल लीव जो मिलता है कितने 8 दिन का है टू ऑल रेलवे सर्वेंट हु आर एलिजिबल टू अवेल ऑफ ऑल पब्लिक हॉलीडे एंड वर्कशॉप पेड हॉलीडेज। आप जब तक BTC में है तब तक आपको 8 दिन का ही CL मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको जितनी भी हॉलीडेज हैं सब अवेल करने को मिलती हैं। मतलब जितनी हॉलीडेज रहती हैं पेड हॉलीडेज वो उस दिन BTC बंद रहता है इसलिए आपको 8 दिन का मिलेगा। 10 दिन उनके लिए है टू ऑल रेलवे सर्वेंट हु बिकॉज ऑफ नेचर देयर ड्यूटीज आर नॉट अलाउड टू अवेल देमसेल्फ ऑफ पब्लिक हॉलीडेज एट ऑल और आर अलाउड टू अवेल देमसेल्फ ओनली ऑफ ए फ्यू पब्लिक हॉलीडेज। जो लोग कुछ ही पब्लिक हॉलीडेज ले सकते हैं उनको 10 दिन की CL मिलती है। मतलब जो लोग ओपन लाइन में, जैसे आप लोग सभी लोग ओपन लाइन में पोस्टिंग होने के बाद ओपन लाइन में काम करेंगे तो आपको 10 दिन का CL मिलेगा क्योंकि जितनी हॉलीडेज रहेंगी वो सभी छुट्टियां आपको हॉलीडे अवेल करने को नहीं मिलेगा क्योंकि गाड़ी तो हमेशा चलती रहती है इसलिए आपको सारी छुट्टियां अवेल करने को नहीं मिलेंगी। के बाद आ जाता है डिसिप्लिन एंड अपील रूल रहता है कि अगर आपने कोई गलती की तो आपको चार्जशीट इशू किया जाता है। वो चार्जशीट इशू किया जाता है, चार्जशीट इशू करने के बाद में फिर आप उसका जवाब लिख के देते हैं। आपके ऊपर जो चार्जेस लगाए जाते हैं उसका आप एक्सप्लेनेशन लिख के देते हैं। कि अगर आपके लिखने से लगेगा कि हाँ आपने गलती नहीं की है तो आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको आपके लिखने से लगेगा कि नहीं आपने गलती की है तो फिर उसके बदले में आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो जो चार्जशीट इशू की जाती है उसके सबके स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहते हैं रेलवे में। आप रेलवे में देखोगे कोई भी फॉर्म लोगे उसका एक नंबर रहता है। इवन कि अगर किसी ने कोई एक लीव फॉर्म भरा होगा तो देखो उस पर भी एक नंबर लिखा रहता है। मतलब विदाउट नंबर का भी कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं रहता है। ऐसे ही इसमें अलग अलग फॉर्म रहते हैं। जैसे SF1 नंबर का फॉर्म रहता है। अगर किसी को सस्पेंड करना है तो वो SF1 नंबर फॉर्म में लिख के दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक प्लेन पेपर पे लिख के दे दिया गया कि यू आर सस्पेंडेड।
ऐसा नहीं है, वो SF1 नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, उस फॉर्म पे सारी डिटेल लिख करके दे दिया जाएगा कि आपको सस्पेंड किया जाता है। SF2 इशू किया गया मीन्स डीम्ड सस्पेंशन। SF3 इशू किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। SF4 इशू किया जाता है रिवोकेशन। अगर सस्पेंड किया गया है तो जब सस्पेंशन वापस लिया जाएगा तब SF4 का स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख के दिया जाएगा कि आपको सस्पेंड किया गया था, आपका सस्पेंशन अब वापस लिया जाता है। SF5 बोलते हैं, ये मेजर पेनाल्टी चार्जशीट है। जो चार्जशीट दी जाती है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसका नंबर है SF5। अगर ये SF5 किसी को मिल गया तो इसमें मेजर पेनाल्टी मिलती है। मेजर पेनाल्टी मतलब कि आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, नौकरी से डिसमिस किया जा सकता है, आपके इंक्रीमेंट बंद किए जा सकते हैं। मतलब SF5 में मिनिमम है कि आपका 3 साल का इंक्रीमेंट बंद कर दिया जाए। आपको डाउनग्रेड किया जा सकता है। डाउनग्रेड मतलब आप जैसे मान लीजिए कल को ग्रेड 1 हो गए या MCM हो गए, या कुछ लोग इसमें JEE भी हो जाएंगे, तो आप JEE होकर के अगर कोई SSC भी हो गया है, उसको SF5 दे करके आपको टेक्नीशियन फिर से बनाया जा सकता है। अगर आप टेक्नीशियन से SSC बने हैं तो SF5 दे करके फिर से आपको वापस टेक्नीशियन बनाने की अथॉरिटी है रेलवे के पास। SF6 रिफ्यूजल ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। SF7 होता है अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। जैसे किसी को अगर मेजर पेनाल्टी इशू की जाती है या कहीं भी है, मतलब नॉर्मली मेजर पेनाल्टी में इंक्वायरी होती है, वो इंक्वायरी ऑफिसर की भी रिपोर्ट देखी जाती है कि उसने आपको, मतलब उसमें आपकी गलती लग रही है या नहीं लग रही है। तो उसके लिए SF7 एक SF7 नंबर का फॉर्मेट इशू किया जाता है जो इंक्वायरी ऑफिसर रहेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। SF8 इशू होता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। मतलब ये अलग अलग के नंबर के फॉर्मेट हैं। इसमें आपका एक और आता है SF11, ये आपका है माइनर पेनाल्टी चार्जशीट। SF5 और SF11। SF11 होता है आपका माइनर पेनाल्टी चार्जशीट। SF11A इंक्वायरी इन माइनर पेनाल्टी चार्जशीट। नॉर्मली माइनर पेनाल्टी चार्जशीट में इंक्वायरी कंडक्ट नहीं होती है, लेकिन अगर रेलवे को लगता है तो फिर वो SF11A इशू करता है माइनर इंक्वायरी कराने के लिए। SF11B इशू किया जाता है टू कन्वर्ट मेजर पेनाल्टी इनटू माइनर पेनाल्टी। जैसे किसी को अगर SF5 इशू कर दिया गया, बाद में इंक्वायरी से या उसके एक्सप्लेनेशन से लगा कि नहीं ये SF5 के लायक गलती नहीं थी, मेजर पेनाल्टी के लायक गलती नहीं थी, तो फिर आपको SF11B इशू किया जाएगा, जिस केस में मतलब माइनर पेनाल्टी की चार्जशीट उसमें लागू है। अथॉरिटीज रहती हैं कि मतलब आपको चार्जशीट देने की अथॉरिटी किसको है। तो 3 ग्रेड ऊपर कोई भी किसी को चार्जशीट इशू कर सकता है। जो उससे 3 ग्रेड ऊपर है तो वो चार्जशीट इशू कर सकता है। लेकिन कुछ जगहों पे नॉमिनेटेड रहते हैं। जैसे आपको डिपो इंचार्ज आपको चार्जशीट इशू कर सकता है। आप जिस डिपो में काम करेंगे उस डिपो का डिपो इंचार्ज मतलब ग्रेड 1 तक को चार्जशीट इशू कर सकता है, वो डिपो इंचार्ज कर सकता है। आपका जो इंजीनियर है जिसके अंडर में आप काम करेंगे, अगर वो SSC है अथॉरिटी तो उसको भी है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए नॉमिनेट किया जाता है। अगर वो रेकमेंड करता है कि आपने ये गलती की है
लिख के कंप्लेंट करता है तो आपके डिपो इंचार्ज को पावर है कि आपको चार्जशीट इशू कर दे। तो उसी है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज पेनाल्टी ऑन द रेलवे सर्वेंट, वो होता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है द अथॉरिटी दैट अपॉइंटेड द एम्प्लॉय इन द प्रेजेंट ग्रेड इन विच एम्प्लॉय इज वर्किंग एंड नॉट द इनिशियल अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी मतलब कि आज जिस ग्रेड में आप हैं उस ग्रेड के लिए जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहेगा वो माना जाएगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर हुज कंट्रोल द एम्प्लॉय इज वर्किंग। कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है जिसके कंट्रोल में आज आप काम कर रहे हो, वो आपका होता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी डिसीजन ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीआर केस। जो आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहता है वो चार्जशीट दे करके आपको पनिशमेंट उसमें दे सकता है। सस्पेंशन, ए रेलवे सर्वेंट में बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending। मतलब किसी के अगेंस्ट में अगर कोई इंक्वायरी पेंडिंग है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है। अगर ये भी है कि सस्पेंड इसलिए किया जाता है अगर रेलवे को लगता है कि इस आदमी के ड्यूटी पे रहने से जो क्ल्यूज हैं या जो प्रूफ हैं उनके साथ छेड़छाड़ हो सकता है, इसीलिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। या कोई वेयर केस अगेंस्ट हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। अगर किसी के अगेंस्ट में कोई इंक्वायरी या कोई ट्रायल चल रहा है क्रिमिनल केस का, तो उस केस में भी एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई भी रेलवे एम्प्लॉय मोर देन 24 आवर्स, अगर 24 आवर्स से ज़्यादा लॉकअप में रह गया तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। सॉरी 48 आवर्स है, 24 ने 48 आवर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिटेंशन if he is detained in custody where on a criminal charge or otherwise for a period exceeding 48 hours। अगर किसी भी केस में कोई एम्प्लॉय अगर 48 आवर से ज़्यादा कस्टडी में रह गया, पुलिस कस्टडी में, तो उसको सस्पेंड मान लिया जाता है। ही इज डीम्ड टू बी सस्पेंडेड, मतलब वो सस्पेंडेड माना जाएगा। इसके बाद में इसमें पेनाल्टीज आ जाती हैं कि मतलब इसमें मेजर पेनाल्टी माइनर पेनाल्टी क्या है, पेनाल्टीज बाद में बताएंगे, ठीक है। सर एक हेलो, क्वेश्चन था। यस सर। बोलो सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो। सर अगर वर्क पे अगर जाएंगे, अगर सीनियर हमारे साथ बिहेव अच्छा नहीं करेगा, मिसबिहेव करेगा, तो उस कंडीशन में सर हमारे पास कुछ पावर रहेगा या नहीं? नहीं, आपके पास आपका सीनियर क्यों ये मिसबिहेव क्यों करेगा वो? सर कभी कभी होता है सर, अगर अगर सर एक्स्ट्रा वर्क मतलब होता है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाए अगर, तो उस कंडीशन में किससे क्या होगा बातचीत सर? उसके लिए आपके सीनियर का जो सीनियर है आप उससे कंप्लेंट कीजिए। हाँ, थैंक यू सर। यही था, कभी वर्क पे जेई एसएससी सर भी कभी कभी नहीं मिलते हैं सही, तो अगर प्रॉब्लम हो जाए। क्या चीज?
नहीं सर, वही सर, कभी हम लोग तो अभी नए हैं, यही सब थोड़ा कुछ पता करना था। कुछ अगर प्रॉब्लम हो उधर नहीं तो हम ऐसा लोग उसका। नहीं, आपका सीनियर आपके ऊपर कोई ये, उससे कोई आपकी जाति दुश्मनी थोड़ी है। नहीं सर, नहीं सर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, बोलो। कि आप बोले सर सीएल की 8 है, हम सर शुक्ला सर से कल बात किए थे, वो बोले थे तुम लोग का 10 सीएल हम लोग को बताया था। हाँ, 10 CL। हाँ कल सर से बात किए थे जाके ऑफिस में सर, हम्म। तो वही क्लियर करना था नहीं, सर क्या। 10 CL अभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जो जितने हॉलीडेज हैं वो हॉलीडेज यहाँ मिलेंगी ना, जब तक आप बीटीसी में रहोगे 6 महीने। जी सर। 6 महीने बाद आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो ये है कि आप ये 8 ही CL आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो आप जितने दिन रहोगे, जिस दिन की, अब जैसे दिवाली है, दिवाली के दिन तो बीटीसी बंद रहेगा। जी दशहरा है, दशहरे के दिन बीटीसी बंद रहता है।